नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शब्द उत्सव का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। स्टेडियम में शब्द उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि दरअसल नोएडा के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और ये कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? यहाँ पर कौन कौन से मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ शामिल हुए? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अब से कुछ देर पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो शब्द उत्सव कार्यक्रम है दिल्ली सरकार द्वारा कराया गया, उस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं। और इस कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री जो हैं कपिल मिश्रा और इसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। दिन भर जो तमाम साहित्यकार है वो अपना अनुभव, अपने किताब के बारे में जानकारी देते नजर आए। उसके अलावा कई किताबों का विमोचन भी इस कार्यक्रम में रखा गया था। और साथ ही साथ देर शाम जो है, शाम को जो तीनों दिन, चाहे कल की बात करूं, परसों और आज शाम भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी रखे गए हैं। ऐसे में आज जो है उत्तराखंड के जो आखिरी दिन है, जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और कुछ किताबों का विमोचन भी करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देर शाम वापस वो उत्तराखंड निवास पहुंचेंगे और उसके बाद कल 11 बजे प्रगति मैदान भारत मंडपम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात है। और वहां पे करीबन 3000 करोड़ की जो सड़क परियोजना है, उसका प्रस्ताव जो है पुष्कर सिंह धामी रखते नजर आएंगे। ठीक है, आपने बताया जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि जो खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था को और दुरुस्त और मजबूत करने के लिए जो अभी भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, उनके लिए ये केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत जो इस वक्त उत्तराखंड को है, उसको लेकर ये बातचीत अभी आगे बढ़ सकती है कल? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अभी शनिवार को ही एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा के साथ मुलाकात हुई थी देहरादून में। उस मुलाकात में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा रोड मैप रखा था, बताया था किस तरह से 4 धाम यात्रा को सड़कों द्वारा जोड़ा जाए। उसके अलावा उत्तराखंड के प्रगति के लिए सड़कों की कितनी आवश्यकता है और NH7 को कितना एक्सटेंड किया जाए, उसको लेकर जो है प्रोजेक्ट तैयार किया गया। और उसी प्रोजेक्ट को लेकर अब जो है कल जो है मतलब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात होगी। और कहेंगे उद्देश्य साफ तौर पर यही है कि किस तरह से जो विकास का जो परियोजनाएं हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए सड़क मार्ग। ये महत्वपूर्ण बैठकें जो है कल होंगी। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा सभा ने यह मुद्दा उठाया। प्रशासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की गई है। हरिद्वार में गंगा सभा ने तीर्थ स्थलों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था का हवाला देते हुए बड़ा बयान दिया है। जहां प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा सभा की पदाधिकारियों ने कहा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश समेत सभी तीर्थ क्षेत्रों के घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। गंगा सभा ने इस मांग को लेकर के प्रशासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि हरिद्वार कुंभ नगरी है और कुंभ नगरी की अपनी धार्मिक मर्यादाएं हैं और इसी को देखते हुए गंगा सभा ने प्रशासन से सभी घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की है। वह क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक सनातनी के मन में एक आस्था का केंद्र है। तो इस कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए और यहाँ गंगा किनारे के इस कुंभ क्षेत्र में जितने भी घाट हैं सभी घाटों को अहिंदुओं के लिए प्रवेश निषेध करा जाए, ताकि समस्त हिंदू समाज के लोग, समस्त धर्मावलंबी, हमारे सनातनी यहाँ आकर के अपनी पूजा पद्धति, स्वच्छता, अपनी आस्था, अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पूरी कर सकें। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास सैनी इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, जानकारी चाहेंगे आपसे कि गैर हिंदुओं के यहाँ पर जाने को लेकर के रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? आखिर इस तरीके की मांग क्यों उठाई गई अचानक? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह सुचित्रा, जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर एक जो अभी गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने अभी प्रेस क्लब में जो वार्ता की है उसमें उन्होंने कहा है कि हरिद्वार के जितने भी घाट है, कुंभ क्षेत्र जितना भी है, उसको गैर हिंदुओं की एंट्री उसमें बैन करनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर जितने भी धार्मिक जितने भी अनुष्ठान होते हैं तो ऐसे में सभी अनुष्ठान जो है वो परिपूर्ण तरीके से रहे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अभी उत्तराखंड के अंदर देखा गया, लैंड जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर जिस तरीके से अभी गंगा सभा है वो जरूर कहीं ना कहीं अभी इसको लेकर कार्य करना चाहती है कि जिस तरीके से हरिद्वार के जितने भी घाट है, गंगा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, वो गैर हिंदुओं की उसमें जो एंट्री है वो बैन रहे। जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर देखा गया कि जो अवैध स्ट्रक्चर्स थे, जो मस्जिद थे जिन्हें तोड़ा गया, जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ा गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गंगा सभा है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित है कि जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर कई कार्य होते हैं, कई मेले लगते हैं, कई इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो उनको वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। जो बाहर से आते हैं, हरिद्वार के अंदर श्रद्धालु पहुंचते हैं, वो जितने भी लोग, जिन लोगों से खरीदारी करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर गंगा किनारे जितने लोग बसते हैं, तो ऐसे में कहीं कोई गैर हिंदू उसको किसी भी अनुष्ठान को ना देख सके, गैर हिंदू किसी तरीके से उस पर कार्य ना कर सके, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गंगा सभा की तरफ से वो क्या ऐसा कोई मामला इस बीच सामने आया था? जी, अपना प्रश्न दोहराएंगे सुरभि? बिल्कुल विश्वास, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि क्या कोई ऐसा मामला इस बीच सामने आया था जहां पर कोई अनुष्ठान की व्यवस्था की गई हो और उसमें किसी ने भंग करने की कोशिश की हो? जी नहीं, देखिए, इस तरह का मामला सामने नहीं आया, लेकिन इसको लेकर गंगा सभा की ओर से चिंता ही जरूर व्यक्त की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर या हम कहें उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से लैंड जिहाद की बात है, लैंड जिहाद वहां पर देखा गया, साथ ही साथ जिस तरीके से अभी जो अवैध स्ट्रक्चर्स थे उनको तोड़ा गया, जिनमें की अवैध अतिक्रमण रहा है, कब्जा मुक्त कराया गया, तो ऐसे में इन्होंने उत्तराखंड सरकार की जरूर प्रशंसा की है। तो उसी के साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड सरकार से ये भी मांग की है कि जितने भी कुंभ क्षेत्र है उसको गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किया जाए, गैर हिंदू जो है उसमें प्रवेश न कर सके, जैसे कि आने वाले समय में जब कुंभ जिस तरह से बनाया जाएगा वो दिव्य भव्य के साथ साथ सुरक्षित भी हो। ठीक है, लेकिन विश्वास, साथ ही सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जब इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो फिर क्या ये मतभेद पैदा करने वाली स्थितियां पैदा नहीं करती? और दूसरी तरफ जिन लोगों पर अभी रोक लगाने की मांग की गई है, कब तक ये नियम लागू हो सकता है, इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या? जी देखिए सुरभि, मैं आपको बताऊं, ये अभी इन्होंने मांग रखी है कि जब ये कुंभ के लिए सब तैयारियां हो रही हैं, कुंभ का जो स्ट्रक्चर है वो सब तैयार हो रहा है, तो ऐसे में इन्होंने राज्य सरकार से ये मांग रखी है कि इस कुंभ में जो जितने भी घाट हैं उन घाटों के आसपास जो भी गैर हिंदू है उनकी जो एंट्री है वो बैन कर दी जाए, क्योंकि ये तो अभी एक मांग रखी है, लेकिन आगे इसको लेकर क्या निर्णय होता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विश्वास, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वहीं दूसरी तरफ खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगरपालिका क्षेत्र से है, जहां पर नगरपालिका ठेकेदार ने एक रोड का निर्माण कार्य किया था, लेकिन स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि रोड का काम मोमिन ठेकेदार करा रहा था और ठेकेदार से जब लोगों ने पूछा कि काम क्यों रोका गया तो उनके ओर से ये बताया गया कि वार्ड मेंबर ने उनके पास फोन किया, काम को रोक दिया जाए और उसके एवज में ठेकेदार से पैसे की डिमांड की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि रोड का काम चल रहा था, ठेकेदार के पास मेंबर का फोन आया और अभी के अभी काम बंद कर दो, इस तरीके की बातें कही गई। जब ठेकेदार ने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने ये भी बताया कि हमें भी कमीशन चाहिए। वहीं लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द रोड पर काम शुरू किया जाना चाहिए और रोड को बनवाया जाना चाहिए। में उन्होंने रखवाई थी, चढ़वाई थी ये रोड। अभी रोड पर काम चलने लगा था, मोबिन ठेकेदार इसका काम कर रहे हैं, तो मोबिन ठेकेदार के पास ज्योति रानी ने कॉल करी कि अभी के अभी काम बंद कर दो। तो उन्होंने कहा क्यों, अने कि मुझे हमें पैसे चाहिए, हमें भी अपना कमीशन चाहिए 50,000 का। इतनी समस्या हम पूरे पानी में निकलते हैं इसकी वजह से। रोड की इधर से पानी चढ़ जाता है, नहर जब बरसात होती है पूरी रोड पे पानी हो जाता है इस पे। हमारी मांग ये है, हमारी रोड जैसे छेड़ी है उसको कंप्लीट करी जाए। हाँ जी, ऐसे मेंबरों का तो बहिष्कार होना ही चाहिए जब वो हम अच्छा खासा काम चलता हुआ रुकवा रहे हैं वो। और हमने ही बोर्ड दिए उन्हें, हम लोगों ने बनाया और हम लोगों के साथ में वो गलत काम कर रहे हैं। तो रामनगर कोतवाली में गर्व और सम्मान का माहौल देखने को मिला जब 5 हेड कांस्टेबल को प्रमोशन की सौगात मिली। इस अवसर पर आयोजित पीपिंग सेरेमनी में सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार ने सभी प्रमोट हुए पुलिस कर्मियों को स्टार लगाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नए साल के मौके पर मिले इस प्रमोशन के साथ इन सभी को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इस दौरान सीओ रामनगर ने यह कहा है कि ईमानदारी और अनुशासन के साथ कार्य करने वाले कर्मियों को विभाग हमेशा आगे बढ़ाने का अवसर देता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिन जिम्मेदारियों के साथ इन कर्मियों को प्रमोशन मिला वे उसी निष्ठा और मेहनत से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कोतवाली और पेशी रामनगर के टोटल जो है 5 जो हेड्स हैं उनका भी प्रमोशन हुआ है और मेरे और इंस्पेक्टर और जितनी भी टीम थी सबके द्वारा उनकी पीपिंग सेरेमनी की गई है। इसमें जो 5 जिनका प्रमोशन हुआ है उनका नाम है सुभाष चौधरी, दूसरा है प्रकाश सनवाल, तीसरे हैं तालिब हुसैन, चौथे हैं महिमन लोहिया और 5वें हैं नसीम अहमद। इन 5 को नए वर्ष के साथ ही नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं और मैं आशा करूंगा कि जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं और जो स्टार्स लगे हैं उन पे वो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से। तो युवा कल्याण विभाग ने बेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का उद्घाटन किया, जिसका स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने उद्घाटन किया और इस दौरान विधायक ने यह कहा कि प्रदेश सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की अपील की गई है। इस मौके पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। विजेता प्रतिभागियों को संसदीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के साथ मेडल, प्रमाण पत्र और डीबीटी के जरिए नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। कल्याण विभाग के द्वारा विधानसभा गंगोली हाट में 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक हमारे विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्याय पंचायत स्तर के सभी प्रतिभागी जो विजयी होकर आ रहे हैं उनमें से 4 गेम्स हैं, मुर्गा झपट, एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी और ओपन में हमारे वॉलीबॉल और पिट्टू जो हमारा स्थानीय खेल है उसको भी हमने इस बार इंक्लूड किया गया है। तो हमारे 6 गेमों के लिए हमने 4 दिन का इवेंट रखा हुआ है और जो अभी गतिमान चल। मैं हर साल खेल महाकुंभ में आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खेल महाकुंभ में आना। हम स्टेट लेवल में भी खेल के आए हैं खो खो और हमें नगद पुरस्कार मिलता है। युवा कल्याण द्वारा ये विधायक प्रतियोगिता खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है और यहाँ पे पूरे विधानसभा के सभी न्याय पंचायतों के बालक बालिकाएं आई हैं और एक यहाँ पर इस एक खेल का मैदान है, इस मैदान से इनकी जो प्रतिभा छुपी हुई होती है वो निखर करके आती है। तो ऐसी कि आज यहाँ से फिर जिले में जाएंगे, जिले से प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से नेशनल तक जाएंगे
और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चला करके हर विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया। तो पिछले 2 सालों से भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार अपना गांव और घर छोड़ करके नगर पालिका परिषद पार्क में अपने क्षेत्र की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रामीणों के साथ बैठे हैं, जहां प्रशासन से लंबी बात और लिखित आश्वासन के बाद 3 महीने के लिए स्थगित किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने बताया है कि बीते 2 सालों से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है इलाके में पुलिस चौकी और सामुदायिक उपकेंद्र और 60 सालों से निवास कर रहे ग्रामीणों को भूमिधारी अधिकार दिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर के हम धरने पर हैं। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर डॉक्टर और रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण अपना अनिश्चितकालीन धरना अब समाप्त करेंगे। आज 2 वर्षों के बाद आज प्रशासन ने हमसे वार्ता का समय रखा था और आज हमने समय दिया है। आज हमने समय दिया है और समय 3-4 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद नतीजा ये निकला है कि जिस दौरान तहसीलदार महोदय थे और एसडीएम साहब के कार्यालय में ये सारी वार्ता हुई हैं और वार्ता के माध्यम से काफ़ी टाइम से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कुछ मांगों को लेके, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं और पुलिस चौकी की मांग प्रमुख थी इनकी। तो उसी हिसाब से निर्देशित कर दिया गया पुलिस विभाग को कि वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करें, वहाँ पे उनके सिपाही मौजूद रहें और तदनुसार वो कार्रवाई करें। उसी प्रकार से सीएमएस साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि काफ़ी बड़ी आबादी है तो वहाँ पे आवश्यकता भी है, उस हिसाब से हफ्ते में 2 दिन वहाँ पे उनका कैंप लगे। और सीएमएस साहब ने अभी सूचना दी कि तैयारियां भी उन्होंने कर ली हैं। तो वहीं उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां ढेला रेंज के सावलदी पश्चिमी क्षेत्र में एक महिला पर बाघ के हमला किए जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। यह घटना मानव वन्य जीव संघर्ष का एक गंभीर उदाहरण बनकर के सामने आया, जिसे वन विभाग ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के हालात को संभाला है। घटना के बाद वन विभाग ने तुरंत कदम उठाया और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से अनुमति लेकर के बाघ को रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा लगाने और ट्रैंकुलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा क्षेत्र में बाघ की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कैमरा ट्रैप्स भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही मृतका के परिवार को वन विभाग की ओर से 3 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की गई, जो मानव वन जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2012 के तहत दी गई है। साथ ही वन विभाग ने जनता से अपील की है कि वे शीतकालीन अवधि के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। इस समय वन्य जीवों की सक्रियता अधिक रहती है और इसलिए जंगल में अनावश्यक प्रवेश से बचना चाहिए। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कार ने अनियंत्रित होकर के एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कि लोगों में आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने नशे में धुत कार चालक को मौके पर ही पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। कार को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। घटना रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में स्टेडियम के पास की बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर रुड़की में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। दरअसल जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के गंग नहर में गिर गई, जिसमें कि सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर झाल के पास की बताई जा रही है। तो रुड़की के रामनगर में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां नशे में धुत युवकों ने सड़क को युद्ध का मैदान बना दिया। बता दें कि कुछ दबंगों ने एक युवक के हेलमेट से सर पर कई वार किए, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ।
बीच बचाव करने वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे कि मोहल्ले में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां कोतवाली रानीपुर पुलिस ने ई रिक्शा चोरी के मामले का खुलासा किया। बता दें कि पुलिस ने चोरी हुए 2 ई रिक्शा बरामद कर लिए हैं, साथ ही एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई में अब टीमें जुटी हुई हैं। मामला हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। हरिद्वार के भेल स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में स्कूली छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां छात्रों ने सड़क को स्टंट का मैदान बनाकर के खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम के बाहर छात्र तेज रफ्तार में कार से स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने कि सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं वीडियो वायरल होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूचना मिलते ही रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी छात्र वाहन लेकर के फरार हो चुके थे। शादी समारोह हो या फिर नामकरण की पार्टी हो या एनिवर्सरी कार्यक्रम, शराब पार्टी का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी लगातार नशे के जद में जा रही है। और इसी को देखते हुए नैनीताल जिले के लालकुआ बिंदु खता क्षेत्र के शीशम भुजिया गांव में नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुट होकर के सख्त कदम उठाया है, जहां सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांव में किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह वर्जित रहेगा। नशा करते पाए जाने या किसी भी आयोजन में शराब पिलाने वालों पर 11,000 रुपए का अर्थदंड लगाने और साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। पहले तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, प्रशासन तक पहुंचती नहीं है। जितनी पहुंचती है वो उस पर अपना कार्य करते हैं, बट फिर भी मैम कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपे ही सही लेकिन इस काम को कर रहे हैं और उनको उस पर सक्सेस भी हो रही है उनकी। मैम एक छोटी सी चीज़ बोलते एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सेम एज इट यहाँ पे भी सेम। एक वो छोटी सी स्मैक पूरे यूथ को, पूरे जनरेशन को इतना गंदा कर रही है मैम। छोटे छोटे बच्चे, गर्ल्स भी इसमें इतना बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, इतना एडिक्टेड हो रही है इन सब चीज़ों के लिए, जो कि बिल्कुल ख़राब चीज़ है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। फिलहाल तो प्रशासन के बाद कहीं गए नहीं हुए हैं, हम अगू जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने गांव में देखना है। हमने गांव से ही मुहिम छेड़ी है। आने वाले कुछ दिनों के बाद हम सोचेंगे आगे प्रशासन के बाद जाएंगे। तो हमारा जहाँ तक ये सफल रहा कि हमें लग रहा है कि हमारे गाँव में जो भी लोग आए थे सभी ने बड़ा सहयोग दे रखा है। और मुझे बाहर से लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, और मुझे सभी लोगों का जो है बधाई के पात्र मुझे लोग का सभी का फ़ोन आ रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी लोग जागरूक हों अपने गांव में, हर घर में। सब घर में दारू बंद करनी है, फिर गांव पड़ोस में करनी है, फिर गांव में करनी है, और बाकी तो हम कर नहीं सकते। लेकिन हमने जो है शराब को किसी भी तरह अपने गांव को बिल्कुल नशा मुक्त करने का ये हमने जो है संकल्प ले रखा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।